तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हम आज देखने वाले हैं कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे चालू होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझने हैं, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पॉइंट से हम आगे की प्रोसेस सीख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है, तो वो पॉइंट्स हमें समझने होते हैं और वो पॉइंट्स समझने के बाद इस प्रोसेस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम पॉइंट्स। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकेशन में देखना है हमें कि रेप्लिकेशन किस प्रकार से हो रहा है। So replication is the process which is synthesis direction 5 prime to 3 prime. Okay. रेप्लिकेशन जो प्रोसेस हो रही है उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेप्लिकेशन इज अ सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कुछ पार्ट कंटिन्यूअस होता है, कुछ पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है, तो इसे है सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला है। चौथा पॉइंट देखिए, रेप्लिकेशन इज अ फिडल प्रोसेस। इट मींस 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड पर मिस्टेक्स। मतलब जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है तब 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ वन मिस्टेक की जाती है। ओके, बाकी इसमें कुछ मशीनरीज होती है जो प्रूफ रीडिंग करके वो करेक्शन कराते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट जो है वो है रेप्लिकेशन प्रोसेस स्पीड जो होती है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है। ओके, अभी 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ये जो है, तो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इन प्रोकैरियोट्स है। ओके, ये है इन प्रोकैरियोट्स 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड्स। ओके, अब इन द यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स में वो 50 टू 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है। ओके, अभी इसका रीजन क्या है? 50 टू 100 न्यूक्लियोटाइड्स के, इट इज बिकॉज ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए, यूकैरियोट के डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर देखिए जो एंजाइम है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड में दौड़ता है इन प्रोकैरियोट्स, और इन यूकैरियोट्स 50 टू 100 न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड में वो जोड़ जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। बाय डायरेक्शनल प्रोसेस मतलब दोनों तरह से होगी, मतलब इट इज डायरेक्शन फ्रॉम, या ऐसे भी हो सकते और ऐसे भी हो सकते हैं। सो ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ओके, बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, उसके बाद देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अभी ये सारे जो पॉइंट्स है हम आगे थोड़े आगे जो पॉइंट्स है ये सारे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे किस प्रकार से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट मैंने अभी तक तो सिर्फ रीड किए हैं, लेकिन आगे में हम थोड़ा एक एक एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे कि आप डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स मूव। ओके, फाइन। देखिए कि आपने देखा है कि टेम्पलेट स्टैंड जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। सो लेट्स सी, एक डीएनए निकालते हैं हम इस प्रकार से। ओके, एक डीएनए होगा इस प्रकार से, जो डीएनए होगा वो डबल हेलिक्स होगा। ओके, इस प्रकार से वो डीएनए डबल हेलिक्स होगा। तो इस प्रकार से वो डीएनए डबल हेलिक्स होगा। Okay. उसके बाद इसे जब हम अनवाइंड करेंगे, अनवाइंड करने पर देखिए, अनवाइंड करेंगे तब अनवाइंड करने पर हमें ये वाला जो है एक, और ये वाला एक टेम्पलेट मिलेगा। ओके, तो इसे हम डायरेक्शंस दे देते हैं, जैसे 5 प्राइम तो 3 प्राइम ये है, और ये रहेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिस साइड। ओके, वैसे यहाँ पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये रहेगा, यहाँ पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये रहेगा। अभी ये हमने अनवाइंड किया है। ओके, अनवाइंड करने के बाद हमें ऐसे दो स्ट्रैंड मिल रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिकली हम डायरेक्टली उसे अनवाइंड पूरा खोल देंगे तो ऐसा एक स्ट्रैंड मिलेगा जो हो रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड हमें मिलेगा जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, सो मैंने डायरेक्शन में देखिए एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इसे बोलते हैं। ओके, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो जो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इन्हें बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एंटी पैरेलल स्टैंड में आप देख रहे हैं कि ये जो आपको ऊपर ये वाला नीचे वाला स्टैंड दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इसे बोलते हैं टेम्पलेट। मैंने बताया था कि टेम्पलेट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 3' टू 5' डायरेक्शन होती है टेम्पलेट की। अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? द टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज द स्ट्रैंड, उस टेम्पलेट से हम नया डीएनए बनाते हैं। बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट हम नया डीएनए जो है वो बनाते हैं। ओके, अभी अ, इसे थोड़ा सा देख देते हैं कि देखिए आपको ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखेगा। ओके, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और फिर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता तो ऊपर वाला जो होगा वो हो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इट इज कॉल्ड एज अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। आल्सो दिस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड एज अ इट इज कॉल्ड एज अ नॉनसेंस स्ट्रैंड। ओके, इसे कहते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड। नॉनसेंस स्ट्रैंड। ओके, तो ऊपर वाला जो होगा वो रहेगा सेंस स्ट्रैंड। ओके, ये रहेगा सेंस स्ट्रैंड। उसके बाद देखिए ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसे बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ये वाला जो रहेगा वो रहेगा कोडिंग स्ट्रैंड। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्ट्रैंड और इसे निगेटिव स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये स्ट्रैंड दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है। ओके, इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस आप देखेंगे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस देखने हैं कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करते हैं उस टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करके हम रेप्लिकेशन करते हैं। ओके, जैसे किस प्रकार से होना है, तो ये देखिए यहाँ पर कि ये एक स्ट्रैंड है, ये है 5' टू 3'। उसके बाद देखिए दूसरा स्ट्रैंड है, ये है 5' टू 3' इस तरफ से। ओके, अभी क्या करना है हमें इन द रेप्लिकेशन, हमें एक नया डीएनए बनाना है इन द रेप्लिकेशन। सो कैसे बनेगा? तो हमारे पास देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा ये देखो यहाँ पर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो है 5' टू 3'। यहाँ पर दिखेगा और दूसरा है हमारा यहाँ पर 5' टू 3'। ठीक है, अभी डीएनए रेप्लिकेशन में जब डीएनए बनेगा, इसका जो है ये जो दिख रहा है आपको, इसका एक स्ट्रैंड बनेगा जो न्यू स्ट्रैंड कहलाएगा। वो जो स्ट्रैंड रहेगा वो इसके एंटी पैरेलल रहेगा, दैट इज 5' टू 3'। इसका जो स्ट्रैंड रहेगा वो बनेगा यहाँ से 3' टू 5'। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर होता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होने के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है डीएनए का डबल हो जाता है। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल डबल बन जाता है, होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। अभी यहाँ पर देखेंगे आप कि जो जहाँ पर जो बना है, जो डीएनए बना है न्यूली डीएनए, फिर वो क्या हो जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद वो डीएनए फोल्ड हो जाएगा। ओके, तो फिर हमें एक डीएनए से हमें दो डीएनए के कॉपीज मिले। ओके, दो डीएनए के कॉपीज मिले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो डीएनए के कॉपीज मिले। Now we will understand how अब now we will understand how the phosphodiester bond is formed in that. Okay, अभी देखिए हम कुछ स्ट्रक्चर से समझते हैं कि किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैंड है जो है 3' टू 5' एक स्ट्रैंड है। अभी 3' OH यहाँ पर लगा हुआ है, 3' OH है, OH। उसके बाद देखिए 5' फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये एक स्ट्रैंड है, अभी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन बेस एडेनाइन जुड़ा है। ओके, ये एडेनाइन यहाँ पर जुड़ा है, जो है नाइट्रोजन बेस एडेनाइन जुड़ा है। ओके, एडेनाइन जुड़ा है नाइट्रोजन बेस। उसके साथ देखिए एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा है। ओके, इसके साथ है एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा है और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। ओके, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। सो ये है हमारा नाइट्रोजन बेस। ओके, ये है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जुड़ा है। उसके बाद देखिए ये जो है ये है हमारा शुगर और ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ओके, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों यहाँ पर बाइंड है और विच इज फॉर्म अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। और ये तीनों मिला के एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहे हैं। नाउ ये एक जो स्ट्रैंड है, ओके, इस स्ट्रैंड पर भी सेम ऐसे ही होगा। ओके,
इस स्ट्रैंड पर भी सेम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए एडेनाइन जो है थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। ओके, यहाँ पर गोनिन देखिए साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपको दिखाई दे रहा है, उससे कनेक्टेड है। ओके, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। अभी हमें क्या करना है, हमें इन दो जो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है। सो हाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एक चेन बन रही हो तो चेन किस प्रकार से बन रही है, हाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, अभी ये देखो पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। ओके, इसमें 3 फॉस्फेट लगे हैं, जो है 3 फॉस्फेट यहाँ पर लगे हुए हैं। सो लेट्स नंबर द कार्बन। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और हमारा ये फिफ्थ कार्बन हो गया। ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इस प्रकार से यहाँ पर सेकंड पोजीशन ऑफ शुगर के ऑक्सीजन अब्सेंट है ना, ऑक्सीजन अब्सेंट है। तो देखिए इस प्रकार से वो नाइट्रोजन बेसिस जो सॉरी इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं देखिए, लेट्स सी, यहाँ पर जो है H एक हाइड्रोजन और यहाँ पर OH रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा OH। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जो OH जो आपको दिख रहा है, इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर रहेगा जिससे जोड़ना है हमें, यहाँ पर भी एक शुगर का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, लेट्स सी, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक शुगर का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, ये H, ये OH। ओके, फिर देखिए अभी किससे हमें जोड़ना है, यहाँ पर रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। ओके, इस फॉस्फेट ग्रुप से हमें कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैसे ही स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा, ये 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं फिफ्थ कार्बन पर। ओके, फिफ्थ कार्बन पर ऐसे जुड़े हुए। अभी यहाँ के जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे वो क्या करेंगे, आपको देखना देखना है कि यहाँ देखना है कि यहाँ पर रहते हैं लोन पेयर। ओके, लोन पेयर ऑक्सीजन पर रहते हैं, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। ओके, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे ऑन द फॉस्फेट। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द अल्फा फॉस्फेट। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे ऑन द अल्फा फॉस्फेट, ये है अल्फा बीटा गामा। अल्फा फॉस्फेट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर देखिए फॉस्फेट जो है वो 5 बॉन्ड बनाता है, मतलब 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के साथ उसने 5 बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है एक उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ से जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा बीटा जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएंगे पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में। ओके, वो रिमूव हो जाएंगे पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में, अल्फा और बीटा। ओके, ये जो है वो रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो अल्फा फॉस्फेट है इस पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कनेक्टेड होता है। ये जो ये जो आपको OH दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद देखिए यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद वो कनेक्टेड हो जाता है ऐसे ऑक्सीजन से। उसका जो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अल्फा फॉस्फेट है उससे कनेक्टेड रहेगा वो। ओके, अल्फा फॉस्फेट से कनेक्टेड रहेगा, यहाँ से अल्फा फॉस्फेट से कनेक्टेड रहेगा। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, ओके, यहाँ से एक फॉस्फेट रहेगा, उसके बाद देखिए ऐसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से वो कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ से जो है वो पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जो है वो कौन सा बीटा और गामा फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन फॉस्फेट के बीच में, न्यूमरस अमाउंट ऑफ द एनर्जी वो बाहर निकालती है। और वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो है वो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करती है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहते हैं हम, उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर
डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अभी फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड जो बना है, ओके, ये जो बना है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, वो बनता है हमारा 3' OH के बीच में। और यहाँ पर देखिए ये 5th कार्बन है जो फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो 3' OH के बीच में और 5 कार्बन, सॉरी, 3rd कार्बन ऑफ OH और 5 कार्बन ऑफ फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पर बनता है वो होता है हमारा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ओके, यहाँ से फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड CH2 से यहाँ पर जुड़ा जुड़ा रहेगा, यहाँ पे CH2 रहेगा और यहाँ से जुड़ा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो बैकबोन को कनेक्ट करता है, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड एडेड करते जाता है, और न्यूक्लियोटाइड ऐड होते होते वो 3' OH पर जो है 3' जो OH है, 3rd कार्बन ऑफ OH है, वहां पर ऐड होते जाते हैं और नई नई लंबी लंबी चेन तैयार होती जाती है न्यूक्लियोटाइड की। ओके, अभी ये एक हो गई चेन और ये एक हो गई, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दो चेन आपस में मिलकर डबल हेलिक्स बना लेंगे। डबल हेलिक्स बनने के बाद वो कंप्लीटली डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना होता है, नॉर्मल ये बात मैंने बताई थी। और आपने आपने देखा होगा यहाँ पर जो बॉन्ड रहता है नाइट्रोजन 20 और शुगर के बीच में जो बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, उस बॉन्ड को कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दो नाइट्रोजन बीच के जो बॉन्ड रहेंगे उससे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये बेसिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड उसे कहते हैं। ओके, यही सब हो रहा है यहाँ पर। ओके, बेसिकली क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आपको, कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, OH जो होता है 3rd कार्बन पर, वहां उसमें दो लोन पेयर होती है, वो क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है फॉस्फेट पे, अल्फा फॉस्फेट पे, और वहां से क्या कर देता है, वो एक जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर देता है। इससे बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से क्या होता है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। ओके, न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी जो होती है वहां पर ऑक्सीजन के बीच में क्या करती है, वो बॉन्ड फॉर्म करती है। वो एक बॉन्ड ब्रेक कर कर इससे ये जो बॉन्ड है उस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करती है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, वो जो बॉन्ड होता है वो बैकबोन कनेक्ट करने के लिए, फॉस्फेट को बैकबोन कनेक्ट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो दो गैमा और बीटा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाते हैं आफ्टर दैट। ओके, तो इस प्रकार से वो चेन बनती जाती है। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ये आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि इसके बाद क्या हो रहा है। सो इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ऑन 3' OH ग्रुप। जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे हैं वो 3' OH ग्रुप पर ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 3rd OH, यहाँ पर नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए सिंथेसिस ऑलवेज ऑकर एंड 5' टू 3' डायरेक्शन। ये आपको समझ में आया कि सिंथेसिस जो है ऑलवेज ऑकर होती है 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस ऑकर होती है। ओके, सिंथेसिस ऑलवेज ऑकर, सिंथेसिस जो होती है मतलब नए स्ट्रैंड जो बन रहा है ऑलवेज 3' टू 5' बनेगी। उसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है उसका डायरेक्शन वो होता है 3' टू 5', ऑलवेज 3' टू 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन रहेगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि अल्फा फॉस्फेट जो होता है, अल्फा फॉस्फेट बिकमिंग द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अल्फा फॉस्फेट बिकमिंग द पार्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पार्ट वो बन रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वहां पर जो 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट जो होते हैं, दैट इज उस चेन में क्या होते हैं, बीटा एंड द गामा फॉस्फेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। वो रिलीज फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। ओके, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाते हैं और वहां पर बनाते हैं। एंड अल्फा फॉस्फेट जो होता है वो बनाता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड वहां पर फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखा था कि यहाँ पर कि जो प्रोसेस होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है ना, सेमी कंजर्वेटिव। सो हाउ इट इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव किस प्रकार से दिखेगी आपको, तो सेमी कंजर्वेटिव में देखिए कि
नेक्स्ट पॉइंट था कि रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अभी सेमी कंजर्वेटिव मतलब, सेमी का मतलब आप समझ लीजिए हाफ होता है, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्वेशन कर रहा है, कुछ तो कंजर्व हो रहा है। ओके, लेट्स सी हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए, यहाँ पे मैं तीन तीन प्रकार के आपको बताता हूँ। एक होता है कंजर्वेटिव, ओके, एक होता है कंजर्वेटिव, ओके, दूसरा होता है डिस्पर्सिव, और तीसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव। हमारा हम जो रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सो लिखिए, इस प्रकार से आपको तीन चीजें पढ़नी है। इसमें देखिए कंजर्वेटिव, सबसे पहले हम लेते हैं एक पेरेंट स्टैंड। ओके, एक पेरेंट स्टैंड होगा, तीनों में पेरेंट स्टैंड होगा, और किस प्रकार से वो कर रहा है आगे की जनरेशन में। देखिए इस प्रकार से, ये यहाँ पर एक पेरेंट स्टैंड है, ये डीएनए का एक पेरेंट स्टैंड है। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार एक डीएनए का पेरेंट स्टैंड है, और यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार डीएनए का एक पेरेंट स्टैंड है। ठीक है, ये हमारा, ये रहेगा पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है पेरेंट स्ट्रैंड। अभी जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये है डबल हेलिक्स, तीनों में आपको दिख रहा है वो डबल हेलिक्स है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड। जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, इन द कंजर्वेटिव में देखिए, कंजर्वेटिव में जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, कंजर्वेटिव में जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है, दिस एक्ट एज अ, ये जो स्ट्रैंड है दिस एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, जो पेरेंट स्टैंड है वही टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट करता है, और टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट करने के बाद डबल हेलिक्स वो क्या करता है, पूरा का पूरा खुद को कंजर्व कर लेता है। ठीक है, खुद को कंजर्व कर लेता है। ओके, उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या बनेंगे, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या बनने वाला है, एक तो बनेगा उसका डॉटर स्ट्रैंड। ओके, और दूसरा बनेगा न्यूली डॉटर स्ट्रैंड। इस प्रकार से, किस प्रकार से बनते हैं देखिए, नॉर्मली इस प्रकार से ये पेरेंट स्टैंड रहेगा जो ओरिजिनल रहेगा, और जो दूसरा फॉर्म होगा वो होगा इस प्रकार से फॉर्म होगा। ओके, इस प्रकार से फॉर्म होगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा पेरेंट स्टैंड जो है, ये पूरा का पूरा पेरेंट स्टैंड जो है वो क्या हो रहा है, वो कंजर्व हो रहा है। ओके, पूरा का पूरा ये जो बने हैं ये है न्यूली फॉर्म डॉटर स्ट्रैंड है, ये है न्यूली फॉर्म डॉटर स्ट्रैंड, कि ये है न्यूली फॉर्म डॉटर स्ट्रैंड। ओके, ये भी डॉटर स्ट्रैंड है, लेकिन ये पूरा का पूरा कंजर्व हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रोसेस, क्योंकि जो पेरेंट स्ट्रैंड था वो पूरा का पूरा कंजर्व हो रहा है, मतलब डबल हेलिक्स से वही कंजर्व हो रहा है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। अभी डिस्पर्सिव में क्या होता है देखिए, सम पार्ट ऑफ ओरिजिनल पेरेंट डीएनए दैट आर स्ट्रैंड कंजर्व हो रहा है उसमें। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ पार्ट जो होता है वही कंजर्व हो रहा है, सम पार्ट डिस्पर्सिव में। तो यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कि ये उसका पेरेंट स्टैंड है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है प्रोसेस में, पेरेंट स्टैंड में आप देखेंगे कि कुछ ही पार्ट जो होता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है तो उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और कुछ ही पार्ट जो होता है कैसे हो जाता है, वो कंजर्व होता है। तो इसमें इस प्रकार से रहेगा, देखिए, ठीक है, कुछ पार्ट जो है उसका डीएनए का ये हो रहा है, और कुछ पार्ट कंजर्व हो रहा है। ठीक है, अभी इससे ऐसे जोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस डीएनए का जब रेप्लिकेशन होने के बाद कुछ ही पार्ट जो होता है वो कंजर्व हो रहा है, और कुछ पार्ट जो होता है वो इस कंजर्व हो रहा है, मतलब डिसिपियर हो रहा है वहां से। ठीक है, इस प्रकार से एक बनेगा, ये हो गया उसका डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, इसका डॉटर स्ट्रैंड ये हो गया। उसके बाद फिर से एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इस प्रकार से, ऐसे, ऐसे ही।
तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको, इसमें पता चल रहा है कि ये बन रहा है डिस्पर्सिव। ओके, तो इसे कहते हैं डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव। अभी नाउ सेमी कंजर्वेटिव में कैसे होगा देखिए, व्हेन देयर इज अ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड है ऐसे खुल जाएंगे, है ना, ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों स्ट्रैंड खुल जाने के बाद ये बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसा एक्ट करेंगे। और टेम्पलेट के जैसे एक्ट करने के बाद देखिए इस पर एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ऐसे न्यू स्ट्रैंड बनेगा। Okay, ये दिख रहा है आपको, ये न्यू स्ट्रैंड बनेगा, और ये जो न्यू स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड इज कॉल्ड द डॉटर स्ट्रैंड। अभी जो आपको बन रहे हैं वो है डॉटर स्ट्रैंड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेरेंट स्ट्रैंड जब खुले हैं तो उसका हाफ मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व हुआ, ये ब्लैक में दिख रहा है, ये कंजर्व हुआ है। ओके, ये कंजर्व हुआ है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वही स्ट्रैंड जा रहा है। इसका मतलब होता है कि सेमी का मतलब हाफ, तो हाफ जो पार्ट होता है डीएनए का वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ओके, आपको ये समझ में आया कि डीएनए इज अ सेमी, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, हम जो पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दूसरा एक पॉइंट है कि डीएनए जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। ओके, क्या है वो जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव के साथ बाय डायरेक्शनल होता है। तो बाय डायरेक्शनल किस प्रकार से देखिए, बाय डायरेक्शनल बता देता हूं आपको। देखिए बाय डायरेक्शनल कैसे होगा, सो ऐसे इस प्रकार से एक हमारा डीएनए होगा। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए, इस प्रकार से उसके दूसरे स्ट्रैंड ऐसे खुले हुए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रहेगा 3 प्राइम, इस पे रहेगा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये रहेगा 5 प्राइम। अभी देखिए हमें रेप्लिकेशन करना है, मतलब नया स्ट्रैंड बनाना है इस पर, तो नया स्ट्रैंड बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए देखिए ऐसे एक प्राइमर ऐड करेंगे हम। प्राइमर ऐड करने के बाद 5 प्राइम 3 प्राइम ये प्राइमर ऐड रहेगा। ओके, उसके बाद जो जो है यहाँ से कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली यहाँ से डीएनए फॉर्म होते जाएगा। लेकिन दूसरी बात देखिए, ये एक स्टैंड पर ऐसे हो गया, लेकिन सेकंड स्टैंड पर आप देखे जाएंगे कि हमें यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर ऐड करने पड़ेंगे, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक यहाँ पर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ज्यादा प्राइमर ऐड किए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंजाइम यहाँ पर आएगा, एंजाइम क्या करेगा, ये गैप जो है ये फिल करते जाएगा, ये गैप फिल करते जाएगा, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। फिर बाकी चीजें प्रोसेस किस प्रकार से होगी, तो एंजाइम जो वर्क करने वाला है वो एंजाइम इस प्रकार से इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ओके, ये होगी एक डायरेक्शन। और दूसरा जो है एंजाइम इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से वो डीएनए स्ट्रैंड बनाते चला जाएगा और ये यहाँ से डीएनए स्ट्रैंड बनाते चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, बाय डायरेक्शनल प्रोसेस मतलब दो डायरेक्शन में हो रही है। एज वेल एज इट इज अ सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, हमने बोला था। ओके, क्या बोला था, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, अभी सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्राइमर ऐड करने के बाद ये जो डीएनए है वो एंजाइम कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते यहाँ पर पूरा डीएनए बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंप्लीटली एक जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक टेम्पलेट पर क्या हो रहा है, एक टेम्पलेट पर वो हो रहा है कि यहाँ पर कुछ एंजाइम यहाँ तक बनाता है और यहाँ पर रुक जाता है, फिर से प्राइमर ऐड करने पड़ते हैं। प्राइमर ऐड करने के बाद वो एंजाइम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डीएनए फॉर्म करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्राइमर ऐड करने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, ऐड न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। तो इसे बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये आपको सेमी का मतलब इस फॉर्म में क्या हो रहा है, वो हाफली कंटिन्यूअस है और इस फॉर्म में वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इस प्रकार से उसे बोला गया है। नेक्स्ट है कि वो जो है वो होती है फिडल प्रोसेस। क्या है, वो है फिडल प्रोसेस। फिडल का मतलब क्या रहेगा, देखते हैं आगे में। कि हमने देखा था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है वो होती है फिडल प्रोसेस। ओके, रेप्लिकेशन जो होता है इट इज अ फिडल प्रोसेस। हाँ, फिडल प्रोसेस का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है कि 10 टू द पावर
10 न्यूक्लियोटाइड जब वो ऐड करता है, ओके, 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड जब वो ऐड करता है, तो उसमें वो सिर्फ वन मिस्टेक करता है। ओके, उसमें वो सिर्फ वन मिस्टेक करता है इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, किस प्रकार से होगा? तो ओनली वन मिस्टेक कैसे हो सकती है? मतलब इतना जो रेप्लिकेशन वो धड़ धड़ ऐड करते जा रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जा रहा है। ओके, आपने देखा है कि प्रोकैरियोटिक्स में वो 1000 न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड में ऐड करते जा रहा है, यूकैरियोट्स में 100 टू 50 न्यूक्लियोटाइड वो एक सेकंड में ऐड करते जा रहा है। तो कुछ इतना फास्टली काम हो रहा है, तो कुछ मिस्टेक होंगी। तो इस मिस्टेक को है वो इतने एक्यूरेसी कैसे दिखा देता है कि वो एक ही मतलब 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड एडिशन में वो सिर्फ एक मिस्टेक करता है। तो इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, देखिए ये इस प्रकार से आपको एक डीएनए दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस प्रकार से एक डीएनए होगा शायद। ठीक है, इस प्रकार से एक डीएनए है। ओके, तो एक यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस जो है वो है एडेनाइन। ठीक है, उसके साथ देखिए यहाँ पर एक दूसरा स्टैंड देता हूं मैं। वो दूसरा स्टैंड ऐसे रहेगा, और दूसरे स्टैंड पे देखना है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्राइमर ऐड किया था। ओके, ये है प्राइमर, और प्राइमर ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्राइमर ऐड किया, और यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड करने की वजह से वो एक हमारा डीएनए स्टैंड बन गया यहाँ पे। ठीक है, डीएनए स्टैंड कैसे बन गया? तो यहाँ पर हमने एंजाइम यूज किया। जो एंजाइम है वो है हमारा, ये है डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, से बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम यूज करता है और वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अभी गलती से क्या हो गया, गलती से जो ऐड करते जाता 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 है, ऐड करते जाता है, तो इसने क्या किया, एडेनाइन को, हमें पता है कि एडेनाइन को दो हाइड्रोजन बॉन्ड से हम थाइमिन से कनेक्ट करते हैं, है ना, थाइमिन से उसका बॉन्ड बनता है। लेकिन मिस्टेकली उसने क्या किया, वहां पर गॉनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, है ना। गॉनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? तो प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर एरर आ गया, एरर आ गया। मतलब जो जीन वहां पर बना है, जो न्यूक्लियोटाइड वहां पर बना है वो डिफेक्टिव हो गया, कम उसे बोलते हैं हम, म्यूटेशन भी हो सकता है। तो वो जो गलत हो गया, ठीक है। अभी इस गलती को, ये प्रोसेस जब फास्टली हो जाती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड जैसे ऐड करते जाता है फास्टली, तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी गलतियां हो सकती है, बहुत बार होती है। तो इस पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि डीएनए डायरेक्शन, मतलब डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या है? डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी देखिए क्या होता है उसके बाद, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर होती है टू टू प्रोसेस। ओके, अभी क्या हुआ, 10 टू द पावर 5 न्यूक्लियोटाइड जब उन्होंने ऐड किए, तब उसने क्या हुआ, एक सिंगल मिस्टेक कर दी। उसने क्या किया, एक सिंगल मिस्टेक कर दी, एडेनाइन की जगह पर उसने गॉन इन ऐड कर दिया। ओके, वो जो सिंगल मिस्टेक ऑब्जर्व हो गई, हमें दिख गई, मतलब जो है डीएनए को पता चल गया कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई है। तभी अभी अब कहा, यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक डीएनए है जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे देखा था हमने एक एडेनाइन था, और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होती गया, है ना, यहाँ पर जी आ गया था। ओके, जी आ गया था। अभी यहाँ पर प्राइमर लगा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वो जी गलत गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होते गया। तो इस गलती को सुधारने के लिए कुछ डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होते हैं, उनके पास कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ एक्टिविटीज होती है। उस एक्टिविटीज को कहते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस। क्या कहती है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, विच इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलती है, जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करती है, इस गलत जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है उसे यहाँ से ब्रेक करती है, और वो जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करती है, उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करती है। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो उसे चाहिए, मतलब जो यहाँ पर रहेगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन बेस रहेगा, जैसे ये 89 के साथ थायमिन चाहिए, उसे ऐड करते जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर उसने गलती अपनी सुधार ली। ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के साथ उसने क्या किया, अपनी गलती गलती सुधार ली, मतलब यहाँ पे करेक्शन हो गया। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए फिर भी ये करेक्शन रह जाता है। ओके,
फिर भी ये करेक्शन हो जाने के बाद भी कुछ रह जाता है, तो वहां पर क्या होता है देखिए, वहां पर होता है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो जाती है ना। वो जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, उससे कहते हैं हम प्रूफ रीडिंग। क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग। मतलब जो प्रॉब्लम हुई है उसे सुधारने प्रूफ रीडिंग कहते हैं। फिर भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से जो मिस्टेक हुई है, मतलब जो मिस्टेक उसने सुधारी है, फिर भी वो रह जाती है, तब वहां पर आता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ओके, वो क्या आता है? मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ओके, मिसमैच रिपेयर सिस्टम वो जो क्या करता है, वो जो होता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम, वो उस मिस्टेक को करेक्ट कर देता है, और उस मिस्टेक को करेक्ट कर देता है। जैसे ये है हमारा क्या है, 5' to 3' एक स्टैंड है, दूसरा स्टैंड यहाँ पर रहेगा, जैसे दूसरा स्टैंड रहेगा, जैसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर साइटोसिन है और यहाँ पर क्या आ गया, एडेनाइन आ गया। ओके, ये एडेनाइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, मिसमैच रिपेयर सिस्टम आएगा। मिसमैच रिपेयर सिस्टम के कुछ एंजाइम रहेंगे और वो क्या करेंगे, इस मिसमैच को करेक्ट करेंगे। ओके, इस मैच मिसमैच को करेक्ट करेंगे, और इस मैच को करेक्ट करने के बाद जो है कि उसे करेक्ट करने के बाद जो है वो काम करेंगे। अभी देखिए, इसमें दो एंजाइम हम देख रहे हैं कि उसमें होता है, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस। ओके, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। ओके, भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनका दोनों में डिफरेंस, दोनों की काम सेम ही है। क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करता है, वो कट करता है बाहर के साइड में। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब आप बाहर ही समझ सकते हो कि बाहर के साइड में, वो कट डीएनए एट आउटर। ओके, और यहाँ पे एंडो जो होता है वो कट डीएनए एट इनसाइड, इनसाइड वो कट करते हैं। ओके, वो एक कट एट द एज, कट कहाँ पर लगाते हैं, कट एट एज पर वो कट लगाते हैं। जैसे इस प्रकार से एक डीएनए रहेगा। ओके, इस प्रकार से डीएनए रहेगा, तो यहाँ से आउटर में जो है वो एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा और कट करेगा स्ट्रैंड को और करेक्शन करवाएगा। एंडोन्यूक्लियस ऐसे बीच में से कट करा सकता है। ओके, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट कराकर वो क्या करेगा, अपना जो है, जो इरर हो गया है वो उसे करेक्ट करेगा। तो दिस टाइप ऑफ आपने अभी तक पढ़ा है। इस प्रकार से कुछ जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, कि हमने अभी तक जो पॉइंट्स पढ़े हैं इस प्रकार से, कि रेप्लिकेशन सिंथेसिस जो होती है 5' 3' डायरेक्शन कैसे होती है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्यों है, डिसकंटिन्यूअस कैसे होती है, वो फिडल प्रोसेस क्यों है। फिडल प्रोसेस का मतलब होता है वो कम से कम मिस्टेक करता है, तो क्या सिस्टम होती है वहां पर कि कम से कम मिस्टेक हो रही है। देखिए, वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड वो ऐड कर रहा है, वो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस किस प्रकार से होती है। हमने टेम्पलेट स्टैंड की भी डायरेक्शन पढ़ी, वो 3' 5' होता है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। थैंक यू सो मच।